हेलो एवरीवन, माय नेम इज दुर्गेश कुमार सिन्हा। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अर्हेनियस एसिड बेस प्रिंसिपल। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एसिड किसे कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है और जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है और साथ ही साथ स्वाद में तीखा और कसैला होता है उसे हम क्षार कहते हैं। तो हम ऐसा अर्हेनियस का एसिड बेस प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अलग अलग वैज्ञानिक आएंगे, उन्होंने अपनी अपनी अवधारणा प्रस्तुत किया, अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की अम्ल और क्षार की। उसी पर बेस है आपका अर्हेनियस अम्ल क्षार अवधारणा। सबसे पहली अवधारणा जो अम्ल और क्षार के लिए दिया गया था वो है आपका अर्हेनियस एसिड बेस प्रिंसिपल। तो अर्हेनियस का एसिड बेस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी किसी पदार्थ को मैं लेता हूं और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं, एक्वस सॉल्यूशन मतलब किसी पदार्थ को लिया, पानी में डाल के घोल दिया, वह उसका जलीय विलयन बन जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी पदार्थ का हम जलीय विलयन लेते हैं, जैसे ही पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो पानी में डिसॉल्व करने के बाद यदि आपका पदार्थ H+ डोनेट करता है, H+ दान करता है, तो हमारा वो अननोन पदार्थ जो होगा उसे हम अम्ल कहते हैं। और यदि वो हमारा अननोन पदार्थ अपने जलीय विलयन में OH- देता है, OH- देता है, तो हम उस पदार्थ को बेस कहते हैं। जलीय विलयन लेंगे, H+ देगा तो एसिड और OH- देगा तो हम उसे बेस कहते हैं। ये हमारा जनरल था। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि HCl लेते हैं हम लोग। HCl को जैसे ही मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं, जैसे इसको एक मग्गा पानी लूंगा, पानी में इस HCl को डाल दूंगा। मुझे पहले नहीं पता कि HCl अम्ल है कि क्षार है, लेकिन जैसे ही मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा ये H+ डोनेट करेगा और Cl- देगा। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो हमारा HCl है वह क्या है, अम्ल है। अम्ल क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने जलीय विलयन में H+ डोनेट किया। दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल, H2SO4 को फिर से मैंने क्या किया, एक मग्गा पानी में डाल दिया। जैसे एक मग्गा पानी में डालूंगा वो क्या देगा, H+ देगा और HSO4- देगा। तो अर्हेनियस के अनुसार यह भी क्या है, एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि इन्होंने अपने जलीय विलयन में H+ दिया। बेस का एग्जांपल देख लेते हैं। बेस का एग्जांपल जैसे NaOH ले लेते हैं। पहला NaOH ले लेते हैं। NaOH को क्या करते हैं, इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में घोल देते हैं, तो ये Na+ और OH- देता है। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा जो ये पदार्थ है NaOH जो है वह क्या है, क्षार है या फिर बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि इन्होंने अपने जलीय विलयन में OH- दिया। दूसरा एग्जांपल देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। जब इसको जलीय विलयन में हम लोग घोलेंगे तब क्या होगा, एक्वस मीडियम बनाएंगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो कैल्शियम +2 देगा और 2 OH- देगा, तो हम इसे बेस कहते हैं क्योंकि इन्होंने भी OH- दिया। इसका एप्लीकेशन पार्ट जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन पार्ट में दो चीजें हमेशा ध्यान रखना होता है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल मतलब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन, ट्रांजिशन मेटल, जितने भी तरह के एलिमेंट होते हैं उनके ऑक्साइड जनरली क्षारीय प्रकृति के होते हैं या बेसिक प्रकृति के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, सोडियम का ऑक्साइड ले रहा हूं, धातु का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड लिया। जब इसको मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं तब इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, देखो क्या बनाएगा, 2NaOH बनाएगा। क्या बनाएगा, NaOH। NaOH क्या है, मेरा बेस है। कैसे पता चला बेस है? क्योंकि ये अपने जलीय विलयन में OH- देता है। तो जब भी मैं किसी धातु का जलीय विलयन लेता हूं, धातु के ऑक्साइड का जलीय विलयन लेता हूं, तो क्या मिलता है मुझे, क्षार मिलता है। तो मैं क्या कहूंगा कि हमारा सोडियम ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, या फिर मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है या क्षारीय प्रकृति का होता है। दूसरा एग्जांपल देख लो, पोटेशियम ऑक्साइड ले लिया, इसको भी जब मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, KOH प्राप्त होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तब मुझे एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये सभी अपने जलीय विलयन में OH- देंगे, तो ये सभी क्या होंगे हमारे, मतलब मेटल के ऑक्साइड सभी क्षारीय प्रकृति, बेसिक प्रकृति क्या करेंगे, शो करेंगे। दूसरा यहां पर जो पैरामीटर होता है, जो ध्यान रखना होता है, वो ये होता है, अभी देखिए हम लोग मेटल ऑक्साइड के बारे में। दूसरा देख लेते हैं नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के केस में क्या होगा, जो भी हमारा नॉन मेटल होगा वह अम्लीय प्रकृति रखेगा। कैसे? जैसे देखो, नॉन मेटल के ऑक्साइड, किनकी बात करते हैं, यदि हम नॉन मेटल के ऑक्साइड
ये जनरली क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनके जो भी ऑक्साइड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड अधातु है और अधातु का ऑक्साइड, इसका जब मैं वाटर में सॉल्यूशन बनाता हूं, H2O में डुबा दिया इसको, CO2 को डाल दिया, क्या बनाएगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड है, H+ डोनेट करेगा। दूसरा एग्जांपल देख लो, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस है, ये भी क्या है, SO3 क्या है हमारा, एक कंपाउंड है, अधातु का क्या है, ऑक्साइड है। इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ना जी, एसिड है, H+ डोनेट करेगा। तीसरा एक और देख लेते हैं एग्जांपल, NO2 को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, HNO3। तो यहां से दो कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं अपने जलीय विलयन में। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी नॉन मेटल है, अधातु के ऑक्साइड है, वो सभी क्या होते हैं, अपने जलीय विलयन में अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके कुछ एक्सरसाइज करके दिखा देते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, HI, HBr और HCl और HF, यदि इन सभी, ये देखो ये सभी क्या है, अर्हिनियस अम्ल है, अर्हिनियस अम्ल मतलब H+ डोनेट करेंगे। तो यदि यहाँ पर सभी तो अम्ल है, अब बताना क्या है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन ज्यादा अम्लीय है, मतलब कौन आसानी से H+ डोनेट करेगा और कौन सबसे कम H+ डोनेट करेगा। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए कैसा बनाएंगे। आपको पता है जब हम लोग ग्रुप में आते हैं, आवर्त सारणी में जो ग्रुप होता है, जो वर्ग होता है, उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर नीचे क्या होता है, आयोडीन होता है। और हमको साथ ही साथ ये भी पता है कि जैसे जैसे मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आते जाता हूं, कक्षक की संख्या बढ़ने लगती है, और कक्षक की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगती है, इस एटॉम का साइज भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो सर अब उससे होगा क्या, देखो होगा क्या, यहां पर आपका हाइड्रोजन है छोटा सा, उसके बाजू में छोटा सा फ्लोरीन है, दूसरे नंबर पे देखते हैं हाइड्रोजन छोटा सा है, उससे थोड़ा सा फ्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा क्या है आपका, क्लोरीन है। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं हाइड्रोजन के बाजू में उससे भी बड़ा, क्लोरीन से भी बड़ा क्या है आपका, ब्रोमीन है, बड़ा साइज का। और सबसे नीचे क्या है, हाइड्रोजन और उससे सबसे बड़ा साइज का क्या है, आयोडीन है। अब इससे हुआ क्या, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे एटम का साइड एटम का साइज बढ़ने लगता है, यहां पर बॉन्ड का डिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। बॉन्ड का डिस्टेंस बढ़ गया मतलब बॉन्ड वीक हो गया, कमजोर हो गया तो उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटे जाएगा और ये वाला बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। ये क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट पास है, दोनों एटम पास हैं, पास होने से उनके बीच का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसको तोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन ये वाला बॉन्ड वीक हो गया है तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, मतलब आसानी से H+ डोनेट करेगा। तो सबसे प्रबल अम्लीय कौन होगा आपका, HI, सबसे आसानी से H+ देगा, फिर HBr होगा, फिर HCl, और सबसे कम कौन होगा आपका, HF होगा, सबसे कम कौन होगा आपका, HF। तो ये किसमें बात की हमने पीरियड में, सॉरी, इसमें हमने अभी ग्रुप में बात किया। तो यदि हम एक ग्रुप की बात करते हैं, एक वर्ग में बात करते हैं, तो हम यहां से कंक्लूजन ये निकालते हैं कि किसी भी अम्ल का अम्लीयता होता है या फिर एसिडिटी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, मतलब उससे जुड़ा हुआ ग्रुप का साइज जितना ज्यादा होता है, देखिए आयोडीन का साइज बड़ा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होने से उसका अम्लीयता का मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला। अब हमने यहां से कंक्लूजन तो निकाल लिया। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने वर्ग के लिए देखा, आवर्त सारणी में वर्ग में क्या फर्क पड़ेगा। अब देखेंगे कि आवर्त में, पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, वो देखते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल है आपका मेथेन, अमोनिया, H2O और है आपका सबसे लास्ट में HF। यहां पर देखिए सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, यहां पर क्या है, नाइट्रोजन, यहां पर क्या है आपका सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन, यहां पर क्या है आपका फ्लोरीन है। अब देखिए पीरियड में जब आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाता हूं, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तब क्या होगा, कार्बन पर नाभिकीय आवेश होगा, कार्बन के नाभिक, यहां पर क्या होगा, नाभिकीय आवेश। नाइट्रोजन पर नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई और उसके कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ गया।
गया, आकर्षण बढ़ गया, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ने के कारण साइज डिक्रीज होने लगता है। साइज क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। मतलब फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा और कार्बन का साइज सबसे बड़ा होगा, लेकिन इनके साइज में उतना ज्यादा फर्क नहीं आता। यहां पर कंपेरेबल, यहां पर जो हम डोमिनेट करेगा, जो फैक्टर डोमिनेट करेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर उसके बाजू में फ्लोरीन, साझे का इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच है। पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उसके बाद वो आयनिक में कन्वर्ट होता है ना जी। तो देखिए यहां पर क्या है, पहले दोनों साझे का इलेक्ट्रॉन बीचों बीच है, लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। साझे के इलेक्ट्रॉन को पूरा अपनी ओर कंप्लीटली अपनी ओर खींच लेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये क्या किसमें कन्वर्ट होगा? H प्लस और F माइनस में कन्वर्ट होगा। H प्लस को क्या कर दिया, ये तुरंत डोनेट कर देगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यहां पर देखते हैं ऑक्सीजन के केस में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना जी, विद्युत कम विद्युत ऋणात्मक होता है, जिसके कारण फ्लोरीन की अपेक्षा कम आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कम आकर्षित करेगा। मतलब HF की तुलना में H2O जो होगा कम H प्लस को मुक्त करेगा, कम सरलता से मुक्त करेगा। तो यहां पर अम्लीयता का जो ऑर्डर होगा, एसिडिटी का जो ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा HF होगा, फिर आपका H2O होगा, फिर आपका अमोनिया होगा, और सबसे कम कौन होगा? आपका मीथेन होगा। सबसे कम कौन होगा? मीथेन। तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? यहां पर एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जब हम पीरियड में बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं, पीरियड में बात करते हैं, तो एसिडिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जितना ज्यादा होता है, उसके एसिडिटी का मान भी उतना ही ज्यादा होता है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसीलिए उसका एसिडिटी भी सबसे ज्यादा होता है। मेथेन है, मेथेन में कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके कंपैरिजन में सबसे कम होने के कारण इसका जो अम्लीयता होता है, एसिडिटी होता है, सबसे कम होता है। तो ये था इसका एप्लीकेशन पार्ट था और इसका एक्सरसाइज पार्ट था, जो कि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी से पूछा जाता है। तो ये जिस प्रकार सभी जो भी कंसेप्ट दिए जाते हैं उसमें एडवांटेजेस होते हैं, साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसमें डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा जो इसमें जो डिसएडवांटेज है वो यह है कि यह धारणा, जैसे कि मैं सबसे पहले बताया था कि ये क्या केवल किसके लिए एप्लीकेबल होगा? जलीय विलयन के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मतलब किसी पदार्थ को पानी में घोलकर ही मैं बता सकता हूं कि वो एसिड होगा कि बेस होगा। यदि हमारे पास कोई अम्ल है, क्षार है, और उसको पानी में घोलने पर यदि वो H प्लस देता है तो हम उसे एसिड कहेंगे, और OH माइनस देता है तो बेस कहेंगे। लेकिन यदि कोई पदार्थ OH माइनस नहीं देता, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया हमें पता है क्या है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर होता है अमोनिया का, लेकिन उसके पास OH माइनस नहीं होता। और अर्हीनियस का क्षार अवधारणा क्या कहता है कि जो OH माइनस देगा वही क्षारीय होगा, लेकिन अमोनिया के पास OH माइनस नहीं है। मतलब अर्हीनियस के अनुसार अमोनिया क्या है? क्षारीय प्रकृति का नहीं है, क्योंकि ये OH माइनस नहीं दे रहा है। तो ये क्या है, यहां पर ये अवधारणा गलत हो जाता है। दूसरा लिमिटेशन, यह केवल जलीय विलयनों के लिए लागू होता है। ठीक है, ठोस अवस्था या गैसीय अवस्था में हमारे पास यदि कोई पदार्थ है तो हम उसमें नहीं बता सकते कि ये पदार्थ हमारा अम्ल है कि क्षार है। तो ये हमारा था अर्हीनियस का अम्ल क्षार अवधारणा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ आया हो, तो लाइक करेंगे। थैंक यू।